जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, जो आपको वर्ष 2018 में पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हुई थी उसका हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपको 50 क्वेश्चन है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। और यह जो आपका एनालिसिस है वह आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए हैं जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र छात्राओं के लिए भी जो है वो आपको बेहद उपयोगी है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि किस समिति के अनुशंसा में अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है आपको अशोक मेहता समिति। उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन जो है वह कह रहा है आपको गिरधारी लाला व्यास समिति। इसके बाद जो है वो आपको ऑप्शन जो सी कह रहा है वो आपको सादिक अली समिति, और ऑप्शन डी कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपको बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर ही भारत में क्या हुआ था कि आपको पंचायती राज व्यवस्था की जो है वो आपको स्थापना की गई थी, ठीक है ना, यानी कि गठन किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा, क्या जानते हैं कि ये जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका गठन किस सरकार के द्वारा किया गया था? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार जो थी उन्हीं के द्वारा इसका क्या किया गया था कि आपको गठन किया गया था। तो गठन कब होता है बलवंत राय मेहता समिति का? 1957 में। और यह समिति अपनी रिपोर्ट देती है और भारत में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय बनाने पर जो होता है अपना सुझाव देता है। तो देखिए, तो आज भी हमारे भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है वो आपको त्रिस्तरीय। अब हम कहेंगे कि सर त्रिस्तरीय कैसे है, जरा इसके बारे में बताइए। तो देखिए, हमारे यहाँ जो पंचायती राज का स्वरूप है अभी बताए हैं कि वो आपको कैसा है, त्रिस्तरीय है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको ग्राम स्तर पर आइएगा, तो ग्राम स्तर पर मिलेंगे आपको ग्राम पंचायत। इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि ग्राम स्तर पर कौन मिलेंगे, तो आपको ग्राम पंचायत। उसके बाद है साथियों, आप चलेंगे प्रखंड स्तर पर, तो प्रखंड स्तर पर जो मिलेगा वह आपको पंचायत समिति। ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद जो तीसरा है वह है आपको जिला स्तर पर। तो साथियों, जिला स्तर पर जो आपको मिलेंगे वो आपको जिला परिषद। तो यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत, इसके प्रमुख जो होते हैं वो आपको कौन होते हैं? तो साथियों, ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं ना, याद रखिएगा, वो आपको मुखिया होते हैं। कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। जबकि पंचायत समिति में पूछेंगे कि पंचायत समिति के प्रमुख जो होते हैं कौन होते हैं, तो पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं उसको क्या कहा जाता था? आपको प्रमुख ही कहा जाता। और जिला परिषद के जो आपको अध्यक्ष होते हैं उसको जिला परिषद अध्यक्ष कहा जाता है। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है साथियों वो आपको त्रिस्तरीय है। तो इन्हीं चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए, दो नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है और संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता जो है भारत में कौन नहीं है? तो कह रहा है देखिए, दोहरी नागरिकता। क्या है? दोहरी नागरिकता। उसके बाद कह रहा है शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता। तो साथियों, हमारे यहाँ जो है वो आपको दोहरी नागरिकता नहीं है। हमारे यहाँ जो है ना वो आपको एकल नागरिकता है। और भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो आपको कहाँ से लिया गया है ये भी तो पूछेगा। तो भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है साथियों वह आपको ब्रिटेन से क्या है कि आपको प्रेरित है, ठीक है ना। तो देखिए, ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यानी कि 2 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। और भारत में जो संघीय व्यवस्था है यह आपको कनाडा से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है किस देश से प्रेरित है, तो आप क्या कहोगे कि वह आपको कनाडा से क्या है, प्रेरित है। दूसरी बात कि भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है केंद्र जो है आपको अधिक शक्तिशाली जो है वो आपको बनाया गया है, यानी कि भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों की अपेक्षा जो है केंद्र आपको अधिक मजबूत है। तो साथियों, ये सारे चीजें आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से क्या करेंगे, देख लेंगे। उसके बाद है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो आपको विभिन्न सूचियों के माध्यम से, इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद है हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है। उसके बाद है संविधान की क्या है कि आपको सर्वोच्चता है, यानी कि संविधान जो होते हैं ना संघीय शासन व्यवस्था वाले देश में वो आपको सर्वोच्च होते हैं और संविधान से बड़ा उस देश में कोई विधि नहीं होता है। तीन चीजों को भी याद रखिएगा। और संविधान को जो होता है ना वो आपको क्या होता है, वैज्ञानिक मान्यता जो होता है वो आपको प्राप्त होता है। तो 2 का जो सही आंसर होगा वो आपको ए हो जाएगा। तो इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए, 3 में
कह रहा कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार जो है वो आपको प्रदान किए गए। तो यह पूछा जा रहा है वर्तमान के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, तो भारतीय संविधान के द्वारा अभी जो है वो आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है वो आपको प्रदान किए गए। मूल में जो थे वो आपको 7 प्रकार के मौलिक अधिकार जो थे वो आपको मतलब प्रदान किए गए थे। तो यहाँ मूल नहीं पूछ रहा है, वर्तमान में पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी। अगर इसमें पूछेंगे कि मूल संविधान में जो है आपको भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो वो हो जाएगा आपको 7 प्रकार के। तो जो 7वां मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, वह है आपको संपत्ति का अधिकार, जिसे आपको 1978 में क्या किया गया कि आपको 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, ठीक है ना। और संपत्ति का जो अधिकार है उसे अब कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 के कम में जो है वो आपको डाल दिया गया है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि भारतीय संविधान में ये जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से प्रेरित है। तो साथियों, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है, ठीक है ना। और इसकी चर्चा जो है वो आपको संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में। इसीलिए साथियों भाग 3 को जो है ना वो आपको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको अनुच्छेद, ठीक है ना, 12 से 35 में जो है इसका उल्लेख है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख जो है वह कहाँ है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में है, ठीक है ना। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो हम कहेंगे भाग 3 को। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 3 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब चलते हैं 4 में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 320, 321, 322, 324। तो देखिए निर्वाचन के लिए जो आपको प्रावधान करता है वह आपको अनुच्छेद 324। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में निर्वाचन का जो उल्लेख है वह कहाँ है? तो देखिए, तो भाग 15 में जो है वो आपको निर्वाचन का उल्लेख है। इसके अलावे आपको अगर अनुच्छेद कहेंगे तो वह आपको 324 से 329 में जो है वो आपको निर्वाचन के बारे में जो है वो आपको प्रावधान जो है किया गया है। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से कैरी करना है। जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? तो साथियों राज्यसभा जो है भारतीय संसद का जो है उच्च सदन है, ठीक है ना। तो इस उच्च सदन में जो है ना वह राज्यों का क्या होता है कि आपको प्रतिनिधित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आ रही कि बताइए कि ये जो राज्यसभा है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो साथियों याद रखना कि ये जो राज्यसभा है ना, इस राज्यसभा को कई अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले इसका अंग्रेजी नाम जो है वो आपको अपर हाउस है। क्या है? अपर हाउस, ठीक है ना। इसके अलावे ये जो राज्यसभा है इसे जो है उच्च सदन के नाम से जो है वो आपको जाना जाता है। राज्यसभा को ही साथियों उच्च सदन के नाम से जो है जाना जाता है। इसके अलावा आपको द्वितीय सदन के नाम से भी जो है वो आपको राज्यसभा को जो है वो आपको जाना जाता है। उसके बाद है आपको इसे शिक्षितों का सदन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि शिक्षितों का सदन संसद के किस सदन को कहा जाता है? तो कहेंगे राज्यसभा को। उसके बाद है इसे बुजुर्गों का जो है वो आपको सदन जो है वो आपको कहा जाता है। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि अपर हाउस, ठीक है ना, इसके अलावा उच्च सदन, द्वितीय सदन, इसके अलावा शिक्षितों का सदन, बुजुर्गों का सदन जो है किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो कहेंगे राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। तो 5 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए 6 में। कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो साथियों भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को अधिक मजबूत जो है वो आपको बनाया गया है। और भारत जो है राज्यों का क्या है कि आपको एक संघ है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और भारत में संघीय शासन व्यवस्था जो है वो आपको कनाडा के संविधान से क्या किया गया है कि आपको अपनाया गया है। और भारत में जो है आपको संघ कैसे मजबूत है? तो जैसा कि आपको पता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्ति है उसका बंटवारा जो है सूचियों के माध्यम से किया गया है, जिसमें आपको 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, इसके अलावा आपको समवर्ती सूची। इसके अलावा जो अवशिष्ट सूची है उस पर भी जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपको केंद्र सरकार को है। किसको है? केंद्र सरकार को है। तो देखिए, तो संघ सूची में एक तो विषय की संख्या क्या है कि आपको ज्यादा है। जैसे देखिए हम लिखकर आपको समझाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए संघ सूची, ठीक है ना। उसके बाद है आपको
राज्य सूची। क्या है? राज्य सूची। उसके बाद है आपको समवर्ती सूची। अब समझिए कि केंद्र कैसे मजबूत है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो संघ सूची में एक तो विषय क्या है कि आपको ज्यादा है, क्या है? विषय जो है इसमें ज्यादा है। आज जितना महत्वपूर्ण विषय है वो सब आपको संघ सूची में है। तो एक प्रकार से देखिए केंद्र जो है आपको मजबूत होने का इसका यह लक्षण जो है आपको दिखाता है। दूसरा है कि राज्य सूची में जो विषयों की संख्या है वो आपको 61 है, लेकिन राज्य सूची के विषय पर कभी कभी जो होते हैं संसद भी कानून बनाते हैं। संबंधित सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विरोधाभास की स्थिति में आपको केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून जो होंगे वो आपको क्या होंगे कि मान्य होंगे। क्या होंगे? मान्य होंगे। तो इस प्रकार से देखिए कि केंद्र जो है वो आपको अधिक शक्तिशाली है। तो संबंधित सूची में भी विषय कितने हैं? तो आपको 52 है। और जो विषय इन तीनों सूची में नहीं है उसको रखा गया है आपको अवशिष्ट सूची में। क्या रखा गया है? अवशिष्ट सूची में। तो देखिए तो अवशिष्ट सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपको केंद्र को ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र जो है वो आपको अधिक क्या है कि मजबूत है, ठीक है ना। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 7 में कह रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। तो साथियों राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों की संख्या है वो आपको 12 है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो करते हैं वो कौन करते हैं? तो राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं साथियों वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो आपको अनुच्छेद 80 के तहत। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में आपको क्या होते हैं कि अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को क्या कहते हैं? मनोनीत करते हैं। तो ये सदस्य किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होते हैं? तो देखिए तो ये लोग जो होते हैं ना वो आपको साहित्य, क्या है? साहित्य। इसके अलावा आपको समाज सेवा, क्या है? समाज सेवा। इसके अलावा जो है आपको कला, क्या है? कला। और आपको विज्ञान, क्या है? विज्ञान। इन 4 क्षेत्रों में ये लोग जो होते हैं आपको ख्याति प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही लोगों को राज्यसभा में क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है वो आपको मनोनीत किया जाता है। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 80 के तहत। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं 8 में। क्या करा है? करा कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था कहाँ? ऑप्शन ए दे रहा है आपको पटना। पटना में जो है बिहार का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। उसके बाद कह रहा है मुंबई, मद्रास, कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मद्रास। मद्रास में कब स्थापित हुआ था? तो ये आपको 1687-88 में जो है ये आपको क्या हुआ था कि पहला नगर निगम जो होता है वो आपको स्थापित होता है। और नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। और नगर निगम जो है हमारे स्थानीय स्वशासन का क्या है कि आपको एक हिस्सा है, मतलब नगर पालिका का एक हिस्सा है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 8 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 9 में कह रहा है किस राज्य मतलब किस राज्य को हाल में विभक्त कर 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की जो है वो आपको स्थापना की गई है। तो साथियों आंध्र प्रदेश का विभाजन कर क्या है कि 2 जून, ठीक है ना, 2014 को जो है तेलंगाना को जो है भारत का 29वां राज्य जो है वो आपको बनाया गया है। तो आपके एग्जाम में पूछेंगे कि हाल के वर्ष में कुछ गठित जो राज्य है उसके बारे में बताइए। तो जैसे देखिए कि आपको झारखंड हाल के वर्ष में ही गठित है, यानी 21वीं सदी में। कब? तो यह आपको 15 नवंबर 2000 को। तो इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद है आपको उत्तराखंड, क्या है? उत्तराखंड। तो साथियों उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो आपको 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद है आपको छत्तीसगढ़। तो साथियों छत्तीसगढ़ का जो गठन होता है वो आपको कब होता है? तो ये आपको 1 नवंबर 2000 को होता है। तो इस सभी राज्यों के गठन वर्ष को याद रखिएगा डेट के साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये सब पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह सब 21वीं सदी के गठित राज्य है। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 10 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कर रहा है राज्यपाल की भूमिका। क्या है? राज्यपाल की भूमिका। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 356 राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। तो ये सभी जो है ना वो केंद्र और राज्यों के बीच में जो है कभी कभी विवाद का कारण बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको सही है। और इससे भी जानते होइएगा कि अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है वह आपको सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है वो आपको ज्यादातर करती है। मतलब इस ये जो अनुच्छेद 356 है इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो करता है ना, जो दल सत्ता में रहता है वह करता है। तो 10 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत होते क्या? तो आपको राष्ट्रपति शासन की क्या की जाती है कि आपको घोषणा की जाती है। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब चलते हैं 11 में।
कह रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे? तो साथियों 73वां संशोधन जो संबंधित है ना वो आपको पंचायती राज से, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संविधान में 73वां संशोधन कब हुआ था? तो साथियों संविधान में 73वां संशोधन जो होता है ना 1992 में, इसे आपको याद रखना है कि 73वां संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और यह संशोधन जो लागू होता है ना वो आपको 24 अप्रैल कितना को जानते हैं? तो आपको 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को जो होता है ना वह भारत में आपको पंचायती राज दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि ये जो पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है वो आपको क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन जो होता है वो आपको लागू होता है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो है आपको 11वीं अनुसूची जो होता है उसको क्या किया जाता है कि आपको ऐड किया जाता है, मतलब इसको जोड़ा जाता है। और पंचायती राज के लिए जो है 29 कार्य जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं? संपादित किए जाते हैं। मतलब पंचायती राज के 29 कार्य जो है वो आपको दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन है इसी के द्वारा क्या हुआ था कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो आपको संवैधानिक मान्यता दिया गया था। उसके बाद ये सारे प्रबंध किए गए थे, तो आप इसे अच्छे से याद रखोगे। चलिए, तो 11 का सही आंसर बी हो गया। चलिए 12 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं ना वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो वो आपको डीवाई चंद्रचूड़ है जो सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति कहेंगे अभी तो आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देश के पहले आदिवासी राष्ट्रपति, इस सबको आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति कहेंगे जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री सभी लोग जानते होंगे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो साथियों आपके एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे आप उसे बढ़िया से देख लोगे। तो ये जो 12 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 13 में कह रहा है कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों गैर कांग्रेसी सरकार के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो आपको मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी, क्या जानते हैं कि मोरारजी देसाई का संबंध जो है वो आपको किस पार्टी से है? तो हम कहेंगे जनता पार्टी से। तो केंद्र में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी ना वो आपको 1977 में, और किस पार्टी की बनी थी? तो आपको जनता पार्टी की बनी थी। तो इन चीजों को याद रखना है। हालांकि मोरारजी देसाई जो होते हैं आपको पूरा कार्यकाल जो होते हैं पूरा नहीं कर पाते हैं, 2 वर्ष में ही जनता पार्टी की सरकार जो होती है वो आपको गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 13 इसका सही आंसर हो गया मोरारजी देसाई। और एक चीज याद रखिएगा कि मोरारजी देसाई जो है सबसे अधिक उम्र में भारत के क्या बने थे कि आपको प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बात कि मोरारजी देसाई जो है वो आपको सर्वाधिक बार संसद में बजट पेश करने का जो है रिकॉर्ड जो है मोरारजी देसाई के पास ही है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना, और ये सारे चीज आपके एग्जाम में जो होते हैं आपको पूछे जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 14 में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो देखिए करा अनुच्छेद 105, 108, 111, 113। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना अनुच्छेद 108। और अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन जो होती है वह क्या होती है कि बुलाई जाती है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है वह किस देश से प्रेरित है? तो देखिए तो यह हमारे देश में साथियों ऑस्ट्रेलिया से क्या है कि आपको प्रेरित है, ठीक है ना। मतलब कि हमारे संविधान बनाने वालों ने संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से सीखा, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया से ही प्रेरित होकर उसे भारतीय संविधान में भी ले लिया। उसके बाद है संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो आपको किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? इसे भी आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 108 के तहत जो होता है वो आपको बुलाया जाता है। तो इन चीजों को बढ़िया से आपको देख लेना है, ठीक है ना। देखिए अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद क्या कहेंगे तो आपको 108। उसके बाद है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते कौन है, ये भी तो पूछा जाएगा। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं ना साथियों वो आपको राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, क्या करते हैं अध्यक्षता, वो आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। और एक चीज याद रखिएगा कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है ना वह सामान्यतः आपको साधारण विधेयक पर जो होते हैं वो आपको बुलाए जाते हैं, ठीक है ना। धन विधेयक पर कभी भी आपको क्या होगा कि संयुक्त अधिवेशन जो है नहीं बुलाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो संविधान संशोधन विधेयक होगा उस पर भी आपको संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकते। तो याद रखिएगा इस साल जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था आपको 20 जुलाई 2023 को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, क्या जानते हैं कि संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है इनमें से किस विधेयक पर नहीं बुलाए जा सकते हैं?
तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक और आपको क्या है कि जो धन विधेयक है उस पर आपको संसद के संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जाते हैं। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। और जहां भी दिक्कत होगी आपको बोलना है, आपकी सारी समस्या का हम क्या करेंगे, समाधान करेंगे, ठीक है ना। बस आपको कमेंट कर देना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग 15 में। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, मतलब कि वह संस्था, ठीक ना। देखिए, संस्था कई प्रकार के होते हैं, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है संवैधानिक संस्था को नहीं, संविधान में किसका उल्लेख नहीं है। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपको नीति आयोग। क्या हो जाएगा, नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है वो आपको क्या है, तो आपको एक थिंक टैंक संस्था है, ठीक है ना। बाकी इधर देखिए वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया है वो अनुच्छेद 280 के तहत। उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग, इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो आपको अनुच्छेद 315 में। उसके बाद है आपको चुनाव आयोग, इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 324 में, ठीक है ना। तो देखिए, तो इस सारे चीजों का उल्लेख आपको क्या है कि संविधान में मिलते हैं, लेकिन नीति आयोग के बारे में ऐसा प्रावधान कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो नीति आयोग का गठन कब होता है ये भी जान लीजिए। तो साथियों, नीति आयोग का जो गठन होता है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कब होता है ये भी जान लीजिए। तो यह आपको 1 जनवरी 2015 को। और एक चीज और याद रखिएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो ये आपको पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे 16 नंबर प्रश्न में। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है जानते हैं, तो वो हो जाएगा आपको प्रस्तावना। क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, तो संविधान की प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा कहते हैं ठाकुरदास भार्गव ने कहे थे। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि संविधान की प्रस्तावना को जो आत्मा कहते हैं कौन, तो कहेंगे ठाकुर दास, क्या कहेंगे, तो आपको भार्गव ने कहा था। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह आपको कहाँ से प्रेरित है, ठीक है ना। तो देखिए, तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का जो विचार है वह विचार आपको अमेरिका से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है, अमेरिका से। इससे आपको अच्छे से याद रखना है। मतलब संविधान की प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की अगर हम भाषा पूछे, उसका जो है भावना पूछे यानी भावना है, वह कहाँ से प्रेरित है, तो वह साथियों आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जो है वो आपको कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। तो ये जो कुंजी देख रहे हैं ना, यह कौन कहा था संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है ना। तो यह कहा था आपको अर्नेस्ट बार्कर ने। कौन कहा था, अर्नेस्ट वार्कर। उसके बाद हो जाएगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है, इस संविधान की प्रस्तावना को साथियों याद रखिएगा कि आपको जो क्या कहते हैं परिचय पत्र कहा था, वो आपको कौन कहा था, तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र जो है वो आपको कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपको नानी पालकी वाला। कौन थे, नानी पालकी वाला। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। संविधान की प्रस्तावना को भारत की जो है वो आपको राजनीतिक जन्म कुंडली, क्या है, भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली जो है वो आपको कौन कहा था। तो देखिए, तो संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली जो कहा था वो आपको कौन, तो यहाँ से याद रखिएगा वो कहने वाले जो व्यक्ति थे वो आपको के एम मुंशी थे। के एम मुंशी कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। और के एम मुंशी जो थे ना वो आपको कार्य संचालन समिति के भी क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। नीति निर्देशक सिद्धांत यह आयरलैंड से प्रेरित है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में आपको अमेरिका से प्रेरित है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। आप इसे बढ़िया से देख लोगे और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न में। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ना वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो सही हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या पूछा जाएगा, तो देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष, क्या पूछा जाए, संचालन समिति के अध्यक्ष, ठीक है ना। इसके अलावा आपको वित्त और कर्मचारी समिति, क्या है, वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके अलावा एक चीज और पूछा जाएगा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो आप कहोगे क्या जानते हैं, तो देखिए यहाँ कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये सब आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है
पूछेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हम कहेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। राधा कृष्णन जी ये हमारे भारत के प्रथम क्या थे कि आपको उपराष्ट्रपति थे। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न आए आप इन सभी चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 17 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो ये आपको बी हो जाएगा। चलिए 18 में चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा जो है दिया गया है, यही पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है समझिए, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी। तो देखिए तो संविधान द्वारा जो है ना वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 343 एक के तहत। उसके बाद क्या है कि देखिए यहाँ पे समझिएगा, महात्मा गांधी जो है आपको हिंदुस्तानी भाषा को जो है आपको राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्ष में थे। हिंदुस्तानी भाषा को इन्होंने इसलिए चुना क्योंकि यह उर्दू और हिंदी का क्या था, मिला जुला रूप था, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न आए आप उसे अच्छे से देख लोगे। तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो सी हो जाएगा। चलिए 19 में कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो देखिए भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है, यानी कि जिस साल इसका गठन हुआ था उसी साल भारत इसका सदस्य बना था। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है 1945 में, और वह डेट होता है 30 अक्टूबर 1945। तो साथियों यहाँ से एक प्रश्न आएगा, क्या जानते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका गठन जो होता है कब होता है, डेट के साथ। तो गठन याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है याद रखेंगे, ठीक है ना, 24 अक्टूबर को हुआ था 1945 में, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो होते हैं मनाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी जो हम सदस्य की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी 193 सदस्य है, ठीक है ना। और इसके जो आपको संस्थापक सदस्य थे वो कितने थे ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक सदस्य थे साथियों वो आपको 50 थे, और इसका 51वां सदस्य देश जो बना था वो आपको पोलैंड बना था। तीन चीजों को अच्छे से याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं महासचिव। क्या है, महासचिव। तो इसके जो वर्तमान महासचिव है वो आपको एंटोनियो गुतेरेस है। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और एंटोनियो गुतेरेस कहाँ के हैं, तो कहेंगे ये आपको पुर्तगाल के हैं। चलिए अब हम चलते हैं कुछ और भी चीजों को जान लेते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे साथियों वो आपको कौन थे, तो याद रखिएगा वे आपको त्रिगवेली थे जो कि आपको नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव कहेंगे तो वो आपको यूथांट थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे महासचिव जिसकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी वह आपको कौन थे, डैग हैमरशोल्ड थे। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए आप उसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, लेकिन उससे पहले इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, ए हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो साथियों अमेरिकी नेतृत्व का जो विरोध किया था वो आपको फ्रांस ने किया था नाटो में, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर इसका बी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो नाटो है वो आपको है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नाटो एक सैनिक संगठन है। क्या है, सैनिक संगठन है। याद रखिएगा कि नाटो जो है क्या है, तो कहेंगे एक सैन्य संगठन है। और यह किसके नेतृत्व में बना था, तो यह शीत युद्ध काल में आपको सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में जो है यह आपको बना था। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी, नाटो का पूर्ण रूप क्या होगा। तो देखिए इसका पूर्ण रूप होगा साथियों नॉर्थ, क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो इस नाटो का स्थापना कब होता है, तो याद रखिएगा इसका जो स्थापना होता है साथियों वो आपको 4 अप्रैल 1949 को। तो यहाँ से प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में। और नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ बनाया गया, तो यह आपको ब्रुसेल्स में। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि नाटो का मुख्यालय जो है वह कहाँ है, तो कहेंगे आपको ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहेंगे तो वो आपको बेल्जियम में। और नाटो में जो अभी सदस्य देश की संख्या है वो आपको 31 है। क्या है, 31 है। और इसका जो 31वां सदस्य देश बना है वो आपको फिनलैंड बना है। लेकिन नाटो के जो संस्थापक सदस्य थे वो आपको 12 थे। तो नाटो का स्थापना जो हुआ था किस उद्देश्य से हुआ था जानते हैं, तो नाटो का जो स्थापना हुआ था ना वह आपको साम्यवादी जो सोवियत संघ था उसके प्रभाव को रोकने के लिए हुआ था। तो 20 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो ये सभी चीज आपको देख लेना है। तो शीत युद्ध काल में नाटो हो, सीटो हो, सेंटो हो, क्या हो, सेंटो हो, ये सब जो है अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ एक सैनिक गुट था। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो साथियों सौराष्ट्र जो है ना
वो आपको गुजरात का क्या है कि आपको हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला क्या, देखिए विदर्भ कहते हैं तो वो आपको महाराष्ट्र का, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मारवाड़ कहेंगे तो वो आपको क्या है, तो राजस्थान का। तो ये सब ऐसे क्षेत्र है जो इन राज्यों से अलग होकर जो है आपको एक नए राज्य की मांग जो है आपको करते आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए इस सबका नाम जो है आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की राजधानी पूछेंगे, याद रखिएगा कि वो आपको मुंबई है, ये सब आपको याद होना चाहिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। कर्नाटक जो है इसकी राजधानी बेंगलुरु है, और बेंगलुरु को जो है सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी जो है वो आपको भारत में कहा जाता है। तो 21 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 22 में। कह रहा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता जो है वो आपको कायम हुई थी। तो साथियों सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या है कि पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व जो है स्थापित हुआ। इसी को कहा गया आपको एक ध्रुवीय विश्व, ठीक है ना। तो यहाँ से बात आती है कि सोवियत संघ का विघटन कब होता है, तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या होता है कि आपको विघटन होता है। और सोवियत संघ जो होते हैं वो आपको 15 खंडों में क्या होते हैं कि आपको बट जाते हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो आपको कौन थे, तो वह आपको मिखाइल गोर्बाचोव थे। कौन थे, मिखाइल गोर्बाचोव थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि सोवियत संघ के जो आपको अंतिम राष्ट्रपति थे कौन, मिखाइल गोर्बाचोव, जो आपको 1985 से 1991 तक जो है वो आपको क्या रहे थे कि आपको मतलब क्या कहते हैं उसको, सोवियत संघ के आपको राष्ट्रपति जो थे वो आपको रहे थे। और इन्होंने ही एक नीति अपनाई थी, उस नीति का नाम याद रखिएगा, पेरे अस्त्रेइका। क्या है, पेरे अस्त्रेइका और आपको ग्लासनोस्त। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेरे अस्त्रेइका और ग्लासनोस्त जो है वह आपको किसकी नीति है, तो हम क्या कहेंगे, मिखाइल गोर्बाचोव की नीति है। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 23 में कह रहा कि दक्षेस में कितने सदस्य हैं। तो साथियों दक्षेस में जो सदस्य देश है ना वो आपको 8 है। क्या है, 8 है। तो इसको आपको अच्छे से बना लेना है। और इसका जो 8वां सदस्य देश है वो आपको अफगानिस्तान है। तो देखिए दक्षेस के देशों को याद रखने के लिए सार्क इसी को कहते हैं, ठीक है ना। सार्क इसी को बोला जाता है, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो सार्क में जो सदस्य देश है वो आपको 8 है। कौन कौन, तो देखिए तो इसके लिए आपको याद रखना होगा एक ट्रिक, श्री भाभू, क्या कहेंगे, श्री भाभू ने क्या किया जानते हैं, तो आपको बाप का माल, किसका माल, बाप का माल जो होता है किसको दे देता है जानते हैं, तो आपको अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान जो होता है सार्क का कौन सा सदस्य होता है जानते हैं, तो वो आपको 8वां सदस्य होता है। तो श्री भाभू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दिया। तो देखिए सी से क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सी से हो जाएगा आपको श्रीलंका। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए भा से जो हो जाएगा वो आपको भारत, भू से जो हो जाएगा वो आपको भूटान, उसके बाद न से जो हो जाएगा वो आपको नेपाल, उसके बाद बा से हो जाएगा आपको बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। उसके बाद जो प है प से क्या हो जाएगा, तो आपको पाकिस्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। उसके बाद माल से हो जाएगा आपको मालदीव, क्या हो जाएगा, मालदीव और अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से सार्क में कितने सदस्य हैं, तो आपको 8। और अफगानिस्तान जो सार्क का सदस्य है, जो बना था, कब बना था, तो 2007 में बना था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहा है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, यही पूछा जा रहा है। तो साथियों सुरक्षा परिषद में जो आपको अस्थायी सदस्यों की संख्या है ना वो आपको 5 है। अगर टोटल सदस्य कहेंगे तो वो आपको 15 है। तो इसके जो 5 अस्थायी सदस्य है कौन कौन है, तो देखिए एक आपको अमेरिका है, एक आपको इंग्लैंड है, उसके बाद एक जो है आपको फ्रांस, उसके बाद जो है आपको चाइना, क्या है, चाइना, और एक जो है आपको रूस। तो ये पांचों जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश है, ठीक है ना। तो देखिए यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, फ्रांस, चीन, रूस। तो इन सबको जो है वीटो शक्ति का अधिकार जो है वो आपको प्राप्त है। और 10 सदस्य जो बाकी इधर बच गए वह जो है वो आपको क्या है जानते हैं, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है, जिसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 25 में, लेकिन उससे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना। चलिए 25 में कह रहा है कि पुनः पक्ष संबंधित है किससे, कह रहा है दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक विकास से, शैक्षिक सुधार से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दलित वर्ग से। तो ये पुनः पैक्ट हुआ कब था, तो 24 सितंबर 1932 को, या इसी को कहते हैं पुनः समझौता, जो 24 सितंबर कितना का होता है, 1932 को। और पुनः समझौता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच होता है, ठीक है ना। सामुदायिक
जो आपको पंचायत की घोषणा हुई थी, जिसमें दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया था, इसी को लेकर क्या है कि महात्मा गांधी जो थे क्षुब्ध थे और उन्होंने पुणे के यरवदा जेल में जो थे आपको आमरण अनशन शुरू कर दिए। तो वहीं पर आपको उसी जेल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो है आपको पुनः समझौता जो है वो आपको हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा हुई थी वो आपको कब हुई थी। तो साथियों, सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा होती है वो आपको 16 अगस्त कितना को जानते हैं, तो आपको 1932 को याद रखना है आपको। और घोषणा कौन करते हैं, तो कहेंगे आपको रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन करते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं। और इसी सामुदायिक पंचायत के तहत प्रयास किया जाता है कि शेष हिंदुओं से दलितों को क्या कर दिया जाए, कि आपको अलग कर दिया जाए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आप इसे समझ गए होंगे। तो आज हम लोग क्या किए कि 2018 के क्वेश्चन बैंक का जो सोल्यूशन था उसको हम लोग क्या किया कि आपको 1 से 25 तक का सोल्यूशन जो है किया है। कल हम लोग क्या करेंगे कि आपको 25 से यानी 26 से जो 50 तक का जो प्रश्न है उसका एनालिसिस करेंगे। और साथियों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।